आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और जिसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार के बारे में, जो कि है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आज हम लोगों को पढ़ना है उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है, और एक पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य, और फिर उसके बाद पढ़ा जाएगा प्रेसिडेंट और फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं डीपीएसपी से। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो पहला चीज आप लोग ये याद रखिए कि जो डीपीएसपी है वो संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और डीपीएसपी जो है ये गैर न्याय संगत अर्थात नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब आप डीपीएसपी का हनन होने पर किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का हनन होने पर कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि जो मूल अधिकार है वो न्याय संगत है और जस्टिसिएबल है। उसके बाद अनुच्छेद 36, इसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद 39 का ए, इसमें है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसको समान न्याय मिले और निःशुल्क न्याय मिले। मतलब उसको जो वकील मुहैया करवाया जाए कोर्ट में केस लड़ने के लिए वो सरकार द्वारा कराया जाए। उसके बाद अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, और फिर 44 में है समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब सब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए समान कानून व्यवस्था होगी। ये है समान नागरिक संहिता। उसके बाद है अनुच्छेद 45, इसमें है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन का देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। उसके बाद है अनुच्छेद 46, इसमें है SC/ST अर्थात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ाना। और फिर है अनुच्छेद 48, इसमें है कृषि और पशुपालन, और 48 के ए में है पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना। और फिर अनुच्छेद 50, इसमें है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और फिर अनुच्छेद 51, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल या गैर न्याय संगत है, जो कि कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह राज्य का दायित्व है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाए। तो बस डीपीएसपी में आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल या गैर न्याय संगत है, जो कि संविधान के भाग 4 में है 36 से लेकर 51 तक। उसके बाद है मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि है संविधान के भाग 4A में और 51A अनुच्छेद में। तो जो मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी है वो अपने मूल संविधान में नहीं था। इसको जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी जिसके सभापति थे सरदार स्वर्ण सिंह जी। उनके रेकमेंडेशन या सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और जिस समय यह जोड़ा गया संविधान में उस समय कुल फंडामेंटल ड्यूटी थी 10। तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी या 10 मूल कर्तव्य थे जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर संविधान में जोड़ा गया। उस समय कुल फंडामेंटल ड्यूटी थी 10, लेकिन ये 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी गई और कुल फंडामेंटल ड्यूटी हो गई 11। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 6वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो वो जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। ये मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य है वो भारत के नागरिकों के लिए है। और इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें है अपने देश का सम्मान करना, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना और अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखना। यही सब ऐसे ही 11 पूरा क्या क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, जो कि हैं भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का पहला नागरिक कौन है, तो वो हैं भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी। और उसके बाद अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में या इलेक्शन के बारे में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट वोटिंग होती है या अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनके निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो वो देख लीजिए। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो वोटिंग में भाग लेते हैं, अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग भी भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभा होती है उसके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और बाकी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। उसके बाद है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो कि दिया गया है अनुच्छेद 56 में, और ये होता है 5 सालों तक। और इसमें याद रखिएगा, एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये दोनों लोग अपने कार्यावधि के दौरान ही मर गए थे, मतलब ये दोनों लोग अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो देखिए। तो इसमें है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य या अर्हत हो। और तीसरा, वह 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो। और चौथा, वह किसी लाभ पद पर न हो। तो ये 4 चीज़ राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, जो कि दिया गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर 58 में, जिसको ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति की शपथ या ओथ ये कहाँ पर है, तो ये है संविधान के अनुच्छेद नंबर 60 में या आर्टिकल 60 में। और राष्ट्रपति को शपथ या ओथ कौन दिलाता है, तो सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और उनकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो सबसे सीनियर जज होगा वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाएगा। तो उसके बाद देखिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महाभियोग, जो कि है अनुच्छेद 61 में। तो इसमें क्या होता है, जो इम्पीचमेंट या महाभियोग लाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति को नोटिस दी जाएगी और फिर 14 दिनों के अंदर चर्चा की जाएगी। और यदि 2/3 बहुमत से
उस हाउस या उस सदन में बहुमत मिलता है तो फिर वह अगले सदन में चली जाएगी, जहां पर जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं उनकी जांच होगी और फिर वोटिंग होगी। और यदि वहां पर भी 2/3 बहुमत मिल जाता है महाभियोग के पक्ष में, तो राष्ट्रपति जी हटा दिए जाएंगे या रिमूव कर दिए जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, जो महाभियोग है ये कहाँ पे लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में चाहे तो आप लोकसभा में ला सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में ला सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जिस भी हाउस में, अर्थात या तो लोकसभा में है या तो राज्यसभा में है, तो वहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति को नोटिस दी जाएगी प्रेसिडेंट को। और उसके बाद 14 दिनों तक चर्चा होगी। 14 दिनों तक चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी। चर्चा होने के बाद फिर वोटिंग होगी और उसके बाद यदि 2/3 बहुमत मिलता है तो उस सदन से जो महाभियोग या इम्पीचमेंट है वो पास होकर दूसरे सदन में चला जाएगा। अर्थात यदि राज्यसभा में है तो उसमें से ट्रांसफ़र होकर लोकसभा में चला जाएगा, और यदि लोकसभा में है तो राज्यसभा में चला जाएगा। और उसके बाद सेकंड हाउस में जाने के बाद या दूसरे सदन में जाने के बाद वहाँ पर जो राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा है उसकी जांच होगी, और जांच होने के बाद फिर वहाँ पर वोटिंग होगा। और यदि दोबारा फिर 2/3 बहुमत मिल जाता है महाभियोग के पक्ष में या इम्पीचमेंट के पक्ष में, तो राष्ट्रपति जी रिमूव कर दिए जाएंगे या हटा दिए जाएंगे। तो यही है इम्पीचमेंट, जो कि है अनुच्छेद 61 में। उसके बाद राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ देख लीजिए। उसके बाद जो कैग है, मतलब भारत का महालेखा परीक्षक, वो ऑडिट रिपोर्ट करते हैं किसको? तो राष्ट्रपति को। और वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन ये रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक होता है संचित निधि और या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि है अनुच्छेद 266(1) में, और इसका मालिक होता है भारत का प्रधानमंत्री। और एक होता है आकस्मिक निधि या कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि है अनुच्छेद 267 में, और इसका मालिक होता है प्रेसिडेंट। उसके बाद है क्षमादान, जो कि राष्ट्रपति देते हैं, और ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में। और इसमें पहला है लघुकरण। इसमें क्या होता है कि जो पनिशमेंट या दंड मिला है उसके प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है। जैसे फांसी मिली है तो उसको उम्र कैद में बदल दिया जाए, तो ये आता है लघुकरण में। और फिर है परिहार। परिहार में क्या होता है कि जो भी दंड या पनिशमेंट मिला है उसी को बरकरार रखना, ये है परिहार। और उसके बाद है विराम, मतलब इसमें अपराधी को जो भी दंड या पनिशमेंट मिला है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। और चौथा है प्रविलंब। इसमें होता है कि जो भी दंड या पनिशमेंट मिला है उसको अनिश्चित काल या अनिश्चित समय के लिए रोक दिया जाता है। टेम्परेरी सस्पेंशन बोला जाता है इसको। उसके बाद इसी में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 143 में है सार्वजनिक हितों पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 123, और इसमें बताया गया है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश हमेशा क्या होता है? टेम्पोररी या अस्थायी होता है। तो ऑर्डिनेंस के बारे में देखिए, तो ऑर्डिनेंस को रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट साहब, रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट साहब या राष्ट्रपति। और उसके बाद अनाउंसमेंट होता है और फिर अनाउंसमेंट होता है, और उसके बाद फिर 6 सप्ताह या 6 वीक के लिए लग जाता है क्या? अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। और उसके बाद
6 महीने के लिए यह बढ़ता है और फिर आगे 6 महीने से बढ़ता जाता है। तो और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं कर सकता है। तो उसके बाद देख लीजिए थोड़ा से कहाँ कहाँ राष्ट्रपति वीटो करता है और कहाँ पर नहीं करता है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं अपना वो मनी बिल पर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर वीटो नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरा है कि कहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो है प्रेसिडेंट का, तो वो है पहला प्राइवेट मेंबर बिल। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो वीटो इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा है गवर्नमेंट बिल, और ये तब है जब कैबिनेट रिजाइन कर दिया हो, कैबिनेट रिजाइन कर दिया हो तो राष्ट्रपति अपना फुल वीटो इस्तेमाल कर सकता है प्राइवेट मेंबर बिल पर, और गवर्नमेंट बिल तब जब उसका कैबिनेट पूरा रिजाइन या इस्तीफा दे दिया हो। उसके बाद देखिए सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। बस ये चीज़ आप लोग थोड़ा जानते रहिए कि सस्पेंसिव वीटो क्या होता है। तो इसमें होती है यदि कोई बिल राज्यसभा या लोकसभा से पास करके कहाँ पर आई, प्रेसिडेंट के पास आई, और प्रेसिडेंट साहब ने उसको रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया फिर से दोबारा कहाँ पर, लोकसभा या राज्यसभा में। और यदि लोकसभा या राज्यसभा दोबारा फिर प्रेसिडेंट के लिए भेजता है तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बाध्य होंगे, उनको उस बिल को पास करना ही होगा। तो ये है सस्पेंसिव वीटो। और उसके बाद तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा से कोई बिल पास होकर आई किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब ने इस बिल को न तो पास किया और न ही रिजेक्ट किया, बस कुछ अनिश्चित समय के लिए डिले कर दिया, तो ये है पॉकेट वीटो। तो वीटो 3 प्रकार का होता है, एक हो गया एब्सोल्यूट वीटो, एक हो गया सस्पेंसिव वीटो, और एक हो गया पॉकेट वीटो। उसके बाद एक नोट बनाकर इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हुए और ये सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे, जिनका कार्यकाल रहा 12 साल तक। और उसके बाद हुए एक नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध हुए थे और जिनका मतलब कोई अपोजिशन नहीं था। और फिर हैं आर वेंकट रमन, इनके बारे में यह है कि ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हुए। ये क्वेश्चन आया था NTPC में। और फिर हैं KR नारायणन, इनके बारे में यह है कि ये पहले दलित आदमी थे जो कि राष्ट्रपति हुए थे। और फिर जो इस समय की तत्कालिक राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हैं 15वीं राष्ट्रपति। फिर देखिए उपराष्ट्रपति, ये हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में, और इनका निर्वाचन भी होता है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष वोटिंग के रूप में। और इनके निर्वाचन या इलेक्शन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं तो उसको देख लीजिए। तो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन या निर्वाचन होता है उसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों और चाहे वो मनोनीत हों, दोनों लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो होता है राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा स्पीकर। उसके बाद जो पहले उपराष्ट्रपति हुए उनका नाम हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो इस समय वर्तमान में हैं वो हैं 14वें, और जिनका नाम है जगदीप धनखड़। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का स्पीकर।
तो बस दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं यहीं तक। इसके आगे हम लोग पढ़ा जाएगा अगली क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।